नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, समझ आए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि समझ आ जाए, और समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखें सवाल किस तरह से बन सकता है एग्ज़ामों में और कैसे बनता है, उसको लेकर आए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को लेकर क्या प्रावधान है, चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर आ जाए सवाल आपके एग्ज़ामों में तो आपको किस तरह से लिखना चाहिए, ये हम लेकर आए हैं। आप इससे भी अच्छा लिखिए, ठीक है, लेकिन आप पहले समझिए कि किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध को लेकर क्या प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा करना है। वैसे तो बहुत सारे हैं अनुच्छेद, लेकिन आपको मुख्य तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हुए चलिए, आइए देखें। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, किंतु केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध जो है 7वीं अनुसूची एवं भाग 11 और 12 के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया, आप उम्मीद है इससे भी अच्छा लिखेंगे। ठीक है, भारत जैसे बड़े राष्ट्र में केंद्रीयकरण के माध्यम से प्रशासन संभव नहीं है, अतः कुछ विषयों पर राज्य को भी शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन हम मेहनत करने में कंजूसी नहीं करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम भी सपोर्ट करते रहेंगे। ज़रूर किया कीजिए। अब ये देखिए, केंद्र और राज्य संबंध को हमने डायग्राम से बनाने की कोशिश किया है। आप अब कॉपी में जो है अच्छी तरह से बनाएं। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल से बन गया, हमने बनाने की कोशिश किया, लेकिन आप कॉपी में जब लिखिए तब अच्छी तरह से लाइन देकर बनाइए। ठीक है, इसको आप आराम से ऐसे मिला सकते हैं और ऐसे आराम से आप कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको देखने देखिए, अनुच्छेद 245 से 55 तक, जो कि भाग 11 में है, विधायी संबंध है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध है, जो कि सबका डायग्राम के द्वारा हमने बताने की कोशिश किया। 245 से 55 में विधायी संबंध है, और प्रशासनिक संबंध जो है 255 से 63 में है, और वित्तीय संबंध 264 से लेकर 293 तक है अनुच्छेद में। ठीक है, और ये भाग 12 में है, और ये भाग 11, और प्रशासनिक संबंध भी भाग 11 में है। ठीक है, फिर उसको हमने डिटेल में लिखा है, आप अपने अनुसार लिखिए। ठीक है, विधायी संबंध क्या है? इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य कानूनी विषय को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, और भी आप ज़्यादा बढ़ाकर लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके अनुसार हम देखेंगे अनुच्छेद 245, जो मुख्य अनुच्छेद है उसको ही यहाँ पर नोट किया गया है, ताकि लंबा हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में याद कर पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो मुख्य जो भी अनुच्छेद होंगे उनको आपको दिखाना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 245 कहता है, केंद्र संपूर्ण भारत एवं उसके किसी एक भूभाग के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, जबकि राज्य अपने ही राज्य या उसके किसी एक भूभाग के लिए कानून बना सकता है। केंद्र सरकार तो पूरे सबके लिए है, उसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो सबके लिए उनको कानून बनाना होगा। ठीक है, जबकि राज्य जो है अपने ही राज्य या उसके किसी एक भूभाग के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था और समझने लायक ही था। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 में केंद्र एवं राज्य के मध्य कानून बनाने के विषय को 3 सूची में विभक्त किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इन सूचियों के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में विभक्त किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूलतः 97 विषय थे। ठीक है, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि मूलतः 66 विषय थे। 5 क्षेत्र में
42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 को जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया है 5 विषयों को। ठीक है, तो यहाँ पर समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो कि वर्तमान में 52 हो गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देखिए संघीय सूची क्या है। यूनियन कैटलॉग संघ सूची में हमने कुछ विस्तार से लिखने का कोशिश किया है ताकि आपको समझ आए और आप अच्छे से आंसर को लिख सकें। ठीक है, संघ सूची में शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा आराम से। इनमें जिन विषयों को शामिल किया गया उसमें केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय सम्मिलित हैं, जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि। ठीक है, और भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है, जैसे और भी हमने लिखा है विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाज़ार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना, निगम कर इत्यादि। ठीक है, आप जितना लिख सकते हैं, याद रहे आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें, अब देखें राज्य सूची क्या है, स्टेट लिस्ट। ठीक है, राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें उन विषयों को शामिल किया गया जो क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि आप उदाहरण में दे सकते हैं न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, रेलवे, पुलिस, वन, बाट एवं नाप। वन को समवर्ती सूची में कर दिया गया है, लेकिन हमने लिखा है। ठीक है, आप समझिएगा उसके और भी उदाहरण को। और समवर्ती सूची क्या है उसको भी देख लें। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, दोनों, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। जैसे उदाहरण में आपको जितना याद रहे आप लिखिए, जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाँट माप इत्यादि। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन 52 विषय हो गए हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 जो है विषय को राज्य सरकार से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो इस बात को भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। अगर कोई विषय किसी भी सूची में न हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो न राज्य सूची में हो और न ही समवर्ती सूची में। ठीक है, इसे केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखें इसमें अनुच्छेद 255, आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची विषय में कानून बना सकती है, जो आपातकाल समाप्ति के पश्चात 6 माह तक ही लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के कानून को लेकर राज्यों को केंद्र से सलाह लेनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं प्रशासनिक संबंध में क्या क्या है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका को इस प्रकार नियंत्रित करना होगा कि संघीय कानून का पालन हो। ठीक है, इसमें फिर अनुच्छेद 257 कुछ विषयों पर केंद्र और राज्यों को निर्देशित कर सकती है, जैसे संचार व्यवस्था बनाए रखना, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, राजकीय अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा देना, और चौथा है राज्य में SC ST वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना चलाना। ठीक है, इसके अतिरिक्त
अखिल भारतीय सेवाओं के नियुक्ति केंद्र करेगा, जिस पर तत्कालीन नियंत्रण राज्य का एवं पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होता है। बहुत ही ईजी से समझ सकते हैं आप, आसानी से पूरा वीडियो जो देखेगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 262 क्या है? राज्यों के मध्य जल विवाद के निपटान से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतर्जातीय परिषद का गठन है। ये नहीं भी लिखिएगा तो केंद्र और राज्य संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय संबंध, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भाग 12 में है। वित्तीय संबंध के नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी तरह से पैसों से संबंधित है। ठीक है, वित्त से संबंधित है। मूल रूप से वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के मध्य करों यानी कि टैक्स के बंटवारे से संबंधित है। विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त उगाही, नियंत्रण एवं बंटवारों का वर्णन है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा और बहुत ही इजी भाषा में लिखा गया है ताकि सबको समझ आए। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन है। सारे अनुच्छेद को नहीं लिखा गया, लेकिन पूरे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 280, जिसके तहत वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य केंद्र से राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे को लेकर है। जो भी लेन देन पैसों का होता है उसके बंटवारों के लेकर है। अब लास्ट में हमने निष्कर्ष में लिखने का कोशिश किया। अंततः केंद्र एवं राज्य संबंधों में केंद्र अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है तथा देश में विपरीत परिस्थितियों में यह केंद्रीयकरण को प्राप्त होता है, किंतु यह भारत को संघीय स्वरूप देने के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, आप इससे भी अच्छा लिखिए निष्कर्ष में, क्योंकि निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके अच्छे आंसर में। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आया होगा जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।